ओके जी, स्टार्ट करते हैं पाइथन रिव्यू से। सो पाइथन भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पाइथन भी आपने पढ़ी है और सी प्लस प्लस भी आपने पढ़ी है। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान? नो, ये किसने कहा है? एंड व्हाट इज ए लो लेवल लैंग्वेज? पाइथन को जो आप यूज करते हैं ये मोर ह्यूमन फ्रेंडली है। हाई लेवल दोनों हैं। सी प्लस प्लस जो है वो भी हाई लेवल है। हाई लेवल, लो लेवल किसे कहते हैं? हाई लेवल वो होती है कि जो आप समझ सकें। लो लेवल वो होती है जो कंप्यूटर समझ सके। 1001 ये सारे क्या हैं? ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर को आसानी के साथ समझ आती है। लेकिन हाई लेवल वो होती है कि जो आपको आसानी के साथ समझ आए। लूप्स हैं, ये सारी चीजें तो उसमें यूज होती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसे बहुत इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की फील्ड्स में। ठीक है, तो पाइथन का रिव्यू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक पाइथन स्टेटमेंट्स कौन सी है। अच्छा, ये इन्वायरमेंट कौन सी है? सबसे पहले ये पाइथन इन्वायरमेंट है। ये कौन सी इन्वायरमेंट है? ये VS कोड है। आप लोगों ने किस में कोडिंग की हुई है? यही है ना? ठीक है, तो VS कोड में तो की हुई है, लेकिन VS कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक यूज किया हुआ है। ठीक है, तो वो फिर आपके लिए अब आसानी है। इसको मैं VS कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ और ये आपको प्रोग्रामिंग करते हुए आसानी होगी, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन इन चीजों को रन करता है। सो सबसे पहले पाइथन बेसिक स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। उन बेसिक स्टेटमेंट्स में सबसे पहले मैं देखता हूं जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट। अच्छा जी, ये एक सिंपल सी प्रिंट स्टेटमेंट है जो क्या करती है, अगर इसे आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट किसे कहते हैं जी? किसी भी फंक्शन को अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो उसका आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जिसे प्रिंट स्टेटमेंट कहा जाता है। ये क्या करती है, आपने किसी भी चीज को प्रिंट करना है तो ये आपको प्रिंट करके दे देगी। सी प्लस प्लस में होता क्या था, वहां पे आपको ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले हेडर फाइल की जरूरत होती थी। अगर हेडर फाइल होगी, हेडर फाइल कौन सी थी? iostream.h, conio.h, math.h। ठीक है, ये सारी हेडर फाइल थी। इसके बाद जाके कहीं पे ये काम करना शुरू करता था। पाइथन में आपको ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं। दूसरी बात पाइथन में ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, लेट से आपने 1+2 कर दिया तो ये आपको 3 दे देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने कर लिया 1.0+2 तो ये 3.0 दे देगा। अब 1.0 क्या चीज है? ये फ्लोट है, डाटा टाइप है। ठीक है, जिसे फ्लोट कहा जाता है। और 2 जो है ये इंट है। अब फ्लोट जो होता है वो कितने बाइट्स का होता है? कितने बाइट का होता है? इंटीजर कितने का होता है? सिंपल इंटीजर। अगर आप सी प्लस प्लस में इंटीजर की बात करें तो इंटीजर आपके पास 2 बाइट का होता था। ठीक है, इसी तरह आपके पास फ्लोट जो होता था वो 4 बाइट का होता था। ठीक है, तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जिनके डिफरेंट फिर साइजेस होते हैं और इन साइजेस के मुताबिक ये मेमोरी में उन चीज़ों को स्टोर करता है। तो अब यहाँ पे तो आपने ये चीज़ें लिख ली। लेट से आपके पास एक वेरिएबल है a = 2 और b = 4। आपने ये ले लिया और नीचे आके सिंपली आपने इस तरह कर लिया, प्रिंट a+b, तो ये आपको इसका सम दे देगा। आपने इसे नहीं बताया हुआ कि मैंने इंट a ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, इनिशियलाइजेशन इसकी की है, लेकिन मैं डायरेक्टली जाके आप उसे यूज करना शुरू हो गए। आप उन सारे बखेड़ों से निकल आते हो यहाँ पे।
ठीक है, तो यहां पे आप इसे सिंपली ये काम कर सकते हो। दूसरी बात इसमें ये कि अगर आप इसे 2.1 कर दें तो देखिए ये डायरेक्टली आपके पास काम करना। तो इसमें आपको किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डिक्लेयर करने की जरूरत तो होती ही नहीं है कि वो क्या चीज है। अगर मैं यहां पे इस तरह कर दूं कि s इक्वल टू a प्लस बी और मैं यहां पे s को प्रिंट करूं तो ये मुझे यही चीज देगा। इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ऐसा आपने सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है कि नहीं। वहां पे क्या होता था, वो तो आपको कहता था कि मैं तो s को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता, ये क्या चीज है पहले बताओ। तो इंट s आपने वहां पे जाके उसके साथ क्या करना होता था, सेमीकॉलन। यहां पे सेमीकॉलन को रिप्लेस कर देती है क्या चीज, इंडेंटेशन। व्हाट इज बेसिकली द इंडेंटेशन, इंडेंटेशन किसे कहते हैं, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ के आए। क्या ग्रेड था प्रोग्रामिंग, क्या ग्रेड था, था? मैंने इनको कहा हुआ है कि प्री रैक जिन लोगों के फेल हों फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप बैठना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप अगर एक हफ्ता दो इन चीज़ों को सारी बेसिक्स को दे दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, यहाँ पे मैंने ए और बी को सेपरेटली लिखा है। इसको मैं ए और बी को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए कॉमा बी और साथ ही कॉमा 4, ठीक है। तो अगर मैं इनको इस तरह लिख लूं और इसको मैं हैश कर लूं, व्हाट इज मीन बाय हैश, कमेंट। कमेंट होता है ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं कि जो कि आपको प्रोग्रामिंग में जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट्स है इसके अंदर जिसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना चाहते हो तो उसको आप कमेंट कर देते हो। तो अगर यहां पे भी आप इसको कमेंट कर देते हो और कॉमा के साथ ए और बी को कर सकते हो तो ये आपको अगेन वही आंसर देगा। अगर आपके पास 10 वेरिएबल हैं और 10 वेरिएबल्स को आप वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई और रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द वैल्यूज विच यू वांट देम टू बी असाइंड। मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप उनको इसी तरह असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई आपके पास बेसिक्स की। इसके बाद है, जब आपके पास ये सारी स्टेटमेंट्स रन हो जाती हैं तो एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या चीज हैं, इफ एल्स, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई काम है तो ये आपको एक आंसर देगा, नहीं है तो ये दूसरा आंसर देगा, ठीक है। वैसे तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इनको प्रोसीजर लैंग्वेजेस कहा जाता है। प्रोसीजर लैंग्वेज किसे कहा जाता है, जो कि सीक्वेंशियली मूव करती है, ऊपर से नीचे की तरफ सीक्वेंशियली आ रही है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हो कि इस तरह नहीं इस तरह आओ, अगर ये ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं है तो ऐसा करो, तो उसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट है आपके पास वो इफ एल्स इफ एल एल इफ ये सारी चीजें। लेकिन उसके साथ एक चीज है, वो क्या है कि अगर आप देख लें आपके पास एक वेरिएबल है a इक्वल टू 10, ठीक है। आपने ये वेरिएबल लिख लिया और आप चाहते हैं कि अगर ये वेरिएबल a मेरे पास क्या हो, 5 से ज्यादा हो तो मुझे लिखा हुआ आई यस, अगर ना हो तो इसके अलावा मुझे लिखा है क्या, नो, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन 5, ये लिख के आप इसके बाद लगाएंगे कॉलन। कॉलन लगा के जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये खुद इंडेंट हो जाएगा, इसे इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है जी। ये जो आ गया साइड पे दैट इज कॉल्ड बेसिकली द इंडेंटेशन। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 5 व्हाट यू वांट इट टू बी टू प्रिंट यस, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, एल्स नो, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, यस ही आएगा क्योंकि मैंने ए को पहले ही से वैल्यू दी हुई, ठीक है। इसी तरह आप यहां पे डिफरेंट ऑपरेशंस को भी यूज कर सकते हैं और उन ऑपरेशंस में आपके पास है डिवीजन है, ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और एक और ऑपरेटर है जिसे कहा जाता है मॉडुलस ऑपरेटर।
व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस मॉडुलस ऑपरेटर? रिमाइंडर बताता है, ठीक है, सारे डिवीजन के बाद आपको बताता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप इसको मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में, मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स में, मुख्तलिफ कामों में इसको यूज कर सकते, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन है? अभी तक बहुत आसान बातें चल रही है, ठीक है। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग में एक बात बताता चलूं कि प्रोग्रामिंग में बेसिकली आपको मकसद होता है आपको प्रोग्रामिंग माइंडसेट डेवलप करना। ये नहीं होता कि आपको सिंटैक्स सिखाया जाए। सिंटैक्स पाइथन है, जावा है, सी शार्प है, सी है, सी प्लस प्लस है, इसका सिंटैक्स आप घंटों में बैठ के कहीं बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोग्रामिंग माइंडसेट नहीं, आपको पता नहीं है कि मैं एक प्रोसीजर किस तरह डेवलप करूं, तो वो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। वो होता किस तरह है, याद रखें, प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है पेज से। अभी तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, जब आप आगे जाएंगे तो मेरे एमएस में, पीएचडी में ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते थे कि 3-3, 4-4 दिन मैं ऊपर अपना यहाँ पे सिस्टम जो है उसके साथ मैंने यूपीएस लगाया होता था और मैं इनको छोड़ के जाता था। 3-4-5 दिन के बाद वो मुझे रिजल्ट्स देते थे। इस तरह के हैवी प्रोग्राम्स आपके पास होंगे। फिर उसकी लॉजिक कैसे बनानी है? हो सकता है कि वो प्रोग्राम आपके पास काम कर रहा हो लेकिन उसके अंदर कोई इशू हो। एक तो वो प्रोग्राम होता है ना कि आपको कहता है भाई ये एरर है। इसको कौन सा एरर कहते हैं? इसके अंदर इसने आपने जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इसकी जो लैंग्वेज, इसमें कहीं गलती है। मिसाल के तौर पे आप यहां पे ये लिख दें, ये आपको क्या कहेगा? PRNT इज नॉट डिफाइंड। तो इस एरर को क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर, ठीक है। लेकिन एक और टाइप का एरर होता है जिसे कहा जाता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे ये तो लगाएं यार। ओके, सो यहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में मैं लेट से एक प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें मुझे कहेगा कि अगर आपके पास वो नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो आप कहें यस, अदरवाइज कहें नो, ठीक है। तो यहां पे लेट से अगर आपके पास है 1, ए की वैल्यू है 1, तो ये आपको क्या कहेगा? यस। बट अगर यहां पे ये हो गया 0, अब क्या कहेगा? तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। तो अब इसकी मर्जी की जो कुछ उसके साथ करे। तो इसको रन करके देखते हैं। नो, ठीक है। तो इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। आपने इसको इसने नेगेटिव में डाल दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपली यहां पे ये लगा देंगे। तो लॉजिकल एरर जो है ये ज्यादा खतरनाक होता है। आपने प्रोग्राम भी बना लिया लेकिन आपको पता चला आखिर में कि ये काम ही नहीं कर रहा, तो वो फिर ज्यादा इश्यूज देता है आपको। बजाय इसके कि आपको ये बता दे कि ये मसला है आपका, वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर वो काम भी कर रहा है लेकिन वो काम ही सारा खराब है, तो ये फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 3-4 और तरह के स्टेटमेंट्स हैं कि अगर वो देखे ये है वरना ये, तो उसमें आपके पास एलिफ भी यूज होती है, ठीक है। एल, इफ, एल्स, इफ, ये सारी भी यूज होती है। इनके दरमियान क्या डिफरेंस है? मैं इधर इससे भी लिख सकता था ना, इफ ए इज ग्रेटर देन दिस, अदरवाइज इफ a is less than 0 then this, और ये काम करेगा। तो इन दोनों में क्या फर्क है? उसमें और इसमें फर्क क्या है जी? अगर आपने हर एक के साथ इफ यूज किया, ठीक है। इफ एल्स में होता क्या है? इफ एल इफ एल एल्स, ये सारी इसमें होता क्या है
कि इस सारे सीक्वेंस में ये हर एक के गिर्द नहीं जाता, ये पहले की तरफ आता है और देखता है कि आइए ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। अगर वो ट्रू हो गई तो ये सब को छोड़ के नीचे की तरफ आ जाता है एंड पे। जबकि अगर आपने हर एक के साथ इफ लिखी हुई है तो पहली अगर ट्रू भी हो जाए, लेकिन ये पहली भी करेगा और दूसरी को भी एग्जीक्यूट करेगा। समझ आ गई मेरी बात? ये पहली को भी एग्जीक्यूट करेगा, ये दूसरी को भी एग्जीक्यूट करेगा, ये इस तरह करेगा। तो याद रखें कि इसको 2-3 दफा लिखने का ये होता है कि हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है। जबकि अगर आप इफ एल्स में देखें तो उसमें वो जब उसे वो कंडीशन मिल गई बस वो ठहर जाता है और नीचे आ जाता है, बस काम खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। जबकि इसमें अगर उसे मिल भी गया ये दूसरी को भी एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा। ठीक है, लेट्स से मैं इसे इसी तरह लिखता हूं, देखें दोनों को एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, बात की समझ आई आपको? इसमें भी देखें वही चीज है ना, लेकिन इसमें इसने जब ऊपर वाली स्टेटमेंट में यहां पे इसको पता चल गया कि a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इसने यस किया का और बस ये प्रोग्राम से बाहर आ गया। लेकिन जब आपने दोनों के साथ इफ लगाया था तो इसने क्या किया, पहली वालों की भी देखी, पहली वाली तो होगी, फिर दूसरे में आया, दूसरी को भी एग्जीक्यूट किया। तो इससे वो प्रोग्राम जो है आपका ज्यादा टाइम लेना शुरू हो गया और आपको ये नहीं चाहिए होता। आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में किन किन चीजों को अवॉइड करते हैं कि कम से कम आए? लूप्स को, स्टेटमेंट्स को इस तरह की आप अवॉइड करते हैं, ये उसकी कंप्लेक्सिटी को इंक्रीज करती हैं चीजें। अगर आपके पास एक कंप्यूटर गेम है और वो कोई भी काम करते हुए इतना टाइम ले रही है कि रियल टाइम में रन ही नहीं हो सकती, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा है, उसके एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। ये हम सारी चीज़ें ऊप में पढ़ेंगे। ऊप एक एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है। और याद रखें जो बंदा भी डेवलपमेंट साइड पे जाता है वो पूरी ज़िंदगी डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और ऊप में काम करता है। और यही कॉन्सेप्ट्स आप जहां तक आगे जाते रहेंगे ये आपके काम आएंगे। दोबारा आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ये आगे आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। आप आगे ऐसा टाइम आने वाला है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स बहुत कम है और ना होने के बराबर है। तो आपकी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये ज़्यादातर किससे रिप्लेस कर देगी? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इन चीज़ों को रिप्लेस करेगी। तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी चाहिए होंगे। दूसरी बात यह कि जब आप आगे जाएंगे FIPs की तरफ तो यही प्रोग्रामिंग ही आपको चाहिए होगी। वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो आप अच्छा एल्गोरिदम डेवलप कर सकेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आपको इन कॉम्प्लेक्सिटीज का, इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा टाइम ज़्यादा लेता है, कौन सा कम टाइम लेता है, कौन सा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कौन सा एफिशिएंट नहीं है। ये कोर्स इन सारी चीज़ों के जवाब देता है। ठीक है, तो ज्यादा एम्फेसिस हमारा किस पे होगा? डाटा स्ट्रक्चर्स पे होगा। जो डाटा होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, जो एल्गोरिदम होते हैं वो कैसे बनते हैं और वो किस तरह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गूगल मैप है, गूगल मैप आपको क्या करके देता है? अगर आप नेविगेशन को ऑन कर ले, गाड़ी में जा रहे हैं तो ये आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता बताता रहता है। कैसे कैलकुलेट करता है? इसके अंदर कोई एल्गोरिदम है ना, कोई सर्च एल्गोरिदम है जो ये काम कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स हैं, अगर आप देखें ऑनलाइन गेम्स के थ्रू वो आपको ऑप्टिमाइज्ड वे बताना शुरू कर देते हैं कि आप ये मूव करें तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। कैसे करता है? इसी के अंदर एल्गोरिदम्स हैं, डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम्स में, कि जो जिनको यूटिलाइज करके काम किए जाते हैं। और ये चीजें फास्ट हो रही हैं टाइम के साथ साथ। क्या वजह है? एक तो एफिशिएंट एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, दूसरा हार्डवेयर एफिशिएंट आ रहे हैं। ठीक है, हाई लेवल हार्डवेयर आ रहा है जिसकी वजह से सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। आप लोगों ने मशीन लर्निंग का नाम तो सुना होगा, लेकिन मशीन लर्निंग के बैक एंड पे कौन से एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं वो आपने नहीं देखे होंगे, तो वो चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो सारी चीज़ें यही कोर्स बताएगा। अगेन मैं इस कोर्स का दोबारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैंने शुरू में आपको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने कहा जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें बताता रहूँ। नेक्स्ट टाइम से आप इससे कीजिएगा, सब अपने साथ लैपटॉप लेके आया करें। इन कंप्यूटर्स का मुझे कोई एतबार नहीं, ठीक है? अपने साथ लैपटॉप लेके आया करें, 3-3 बंदों का ग्रुप बन जाए, ठीक है? हर वीक में आपका वाइवा हुआ करेगा, मैंने आपको अभी से बता दी। और टास्क जो होंगे वो आपके मैं अपलोड भी कर दिया करूंगा। ये जो लेक्चर्स हैं ये भी मैं अपलोड कर दिया करूंगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे जो मैंने लेक्चर बनाए हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा और जो आपको ज़रूरत हो मेरी तरफ से उसमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, आप लोगों का कंसर्न जो है वो सीखने पे होना चाहिए, ठीक है? आजकल के दौर में दिस इज लाइक ए गोल्ड माइन। इफ यू नो प्रोग्रामिंग यू कैन अर्न एज मच मनी एज यू वांट। किस लिए बैठे हुए यहाँ पे? क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्यों इंजीनियरिंग करना चाहते हो? तो पैसा कमाओगे, ठीक है? लेकिन मैं इसके उलट बात करता हूँ, जॉब में पैसा नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आजकल मार्केट इतनी ओपन है कि इन्हीं के थ्रू आप किसी को काम करके दे सकते हो, अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, अपना स्टार्टअप लगा सकते हो और अच्छे खासे कमा सकते हो। प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट आपका लैपटॉप होता है, आपके बॉस। ये पाइथन जो है ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का क्या मतलब? आप इसमें कोई भी पैकेज बनाएं, इसमें डाल दें, बस ये आपके नाम से चलता रहेगा। एक एक आज इंटरनेट पे जाके चेक कीजिए कि गिटहब को नाम सुना हुआ है? गिटहब पे क्या होता है? सारे प्रोजेक्ट्स आपके पड़े हुए, आप जो करना चाहते हैं वो उसके ऊपर पड़ा हुआ। अगर आप ये चीज काम करना चाहते हैं तो यही पैसा कमाना चाहते हो ना। लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं यार? दुकानों में बच्चे जो हैं क्या क्या करते हैं? उस्ताद से कोई काम सीखने के लिए जाते हैं, क्या वो भी लेके आते हैं, लेकिन जब उस्ताद ने कोई काम करना होता है उसे साइड पे कर देते हैं कि अभी मैं इसे नहीं सिखाता हूँ, नहीं भाग जाएगा। तो ये चीजें आपकी उसी तरह की स्किल्स है। अगर आपको हुनर आता होगा तो पहले लोग कहते थे अगर आपको हुनर आता है तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। ये आपका हुनर है, आप ऑनलाइन बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस वाले आप यहाँ पे भी देख लें और मेन कैंपस में भी वो फाइनल ईयर में पहुंचे नहीं होते, वो बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इन चीज़ों को यूटिलाइज करें। इसीलिए मैं आप लोगों को आगे बार बार कह रहा हूं कि इस कोर्स में मैं आपको बहुत टफ टाइम देने वाला हूं। चाहे मुझे सबको फेल करना पड़े मैं सबको फेल करूंगा, लेकिन आप लोगों ने सीखना है। मुझे नहीं पता कि कोई कौन सीखना चाहता है कौन नहीं। अगर नहीं बैठना चाहते मुझे अभी से बताओ, अभी से मैं एफ दे के फारे। लेकिन काम आप लोगों ने करना है। ये वो कौन सा सब्जेक्ट था मेरा? नहीं नहीं, मैंने कौन सा पढ़ाया था पीछे जो? ये नहीं है, वो गपशप थी, ठीक है? ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं इन चीज़ों को ही पढ़ाता हूँ। तो याद रखिएगा कि अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप आगे जाके कामयाब रहोगे, वरना अभी से ही आपका नाकाम होना अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है। इस वक्त मुझे बहुत बुरा भला कहोगे, लेकिन बाद में जाके आप जब इन चीज़ों पे जाओगे तो आप कहोगे कि मैंने कुछ सीखा है। इसीलिए आपको मैं काफ़ी जोर देने वाला हूँ। और इसीलिए हर 3-3 बंदे होंगे, हर 3 बंदों ने मुझे वाइवा भी देना है, टास्क भी बताने हैं, हर वीक में टास्क भी चेक होंगे। और सब हर जो बंदा लैपटॉप नहीं लेके आएगा उसका अपना काम है, 0 मार्क्स उसे मिल जाएंगे। ये मुझे ये बहाने नहीं करने, ठीक है? तो काइंडली लैपटॉप और ये चीज़ें साथ लेके आए। अच्छा, आगे जाते हैं। पाइथन डाटा टाइप्स। तो पाइथन में जो डाटा टाइप्स हैं वो कितने हैं? 4। कौन कौन से? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूल, ठीक है? तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 4 है, ठीक है, सी इक्वल टू 4, तो इसका क्या डाटा टाइप है? ये इंट है। और अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में? फ्लोट में, तो आप बहुत आसानी से फ्लोट लिख के ए लिख सकते हो और नीचे जब जाके प्रिंट डी करोगे, सॉरी, ठीक है, व्हाई इज दिस, सॉरी, ठीक है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दैट इज 4.0 नाउ, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। इसी तरह अगर आपके पास एक चीज है जिसे कहा जाता है एन, और एन इज इनपुट,
और इनपुट में आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है, नंबर मिल जाता है। लेट्स से मैं इसे रन करता हूँ, तो जैसे ही ये रन होता है इनपुट, यहाँ पे एक बॉक्स अपेयर हो जाता है। ये आपसे कुछ मांगता है कि मुझे कोई इनपुट दो, तो लेट से आप इसे देते हो 7, कोई भी नंबर, ठीक है। आप जैसे ही प्रिंट एंटर करते हो तो ये तो यहाँ पे स्टोर हो गया, लेकिन जैसे ही आप दोबारा प्रिंट करते हैं इस क्या था n को, और n के साथ आप ऐड करते हैं 2 को, तो ये क्या देगा आपको? एरर, वाई एरर, वाई एरर। फ्लोट कहाँ है इधर? n है और 2 है। n मेरे पास 7 था ना, मैंने 7 एंटर किया था। देखें आप मेरी बात सुनिए, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं लेट से 8 एंटर करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने दे दिया इसको। अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ और इसको रन करता हूँ तो वो 8 था, 8 + 2 10 आना चाहिए ना, बट ये तो मुझे एरर दे रहा है। वाई? इनपुट आपको हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू देता है, ठीक है। तो अगर मैं इस n के साथ यहां पे इस तरह कर दूं, इन कोड्स का क्या मतलब है? ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इस कोड के थ्रू इसे कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो ये एक और तरीके से भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, str लिख के, फिर भी ट्रू देगा। लेकिन आप इसे ऐसा करना ही नहीं चाहते, आप तो ऐड कर रहे हैं। 8 + 2 is 10 and it should be 10. So what would you do? इस 2 को तो मैं यहीं पे लिखता हूं क्योंकि ये तो मैंने इंटीजर ही दिया है, लेकिन n जो है यहां पे ये इनपुट, ये जो भी आपके पास इनपुट लेता है वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर लेता है असाइंड वेरिएबल। लेफ्ट पे जो होता है राइट वाली चीज लेफ्ट वाली में स्टोर करती रहती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कितने डाटा, कितने बाइट्स होता है वैसे हैं? हाँ, कैरेक्टर कितने बाइट्स का होते हैं? 1 बाइट, ठीक है। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, और इसमें आपके पास स्ट्रिंग में ये है कि आपके पास जितने, इसमें कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है। इसमें जितने स्ट्रिंग्स बढ़ते रहेंगे उतने बाइट्स आपके पास ज्यादा होते रहते हैं। इवन स्पेस जो है, वाइड स्पेस, वो भी इसमें आती है जी। 3 बाइट्स हो गए। अब इसका फायदा कहां पे होता है? मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं ना, आपको इन चीजों की परवाह भी नहीं है कि ये कितना बाइट है, कभी की है परवाह? नहीं। ये किस लिए होती है कि मेरी रैम खत्म हो जाएगी, तो हो ना, मेरे पास तो मिसाल के तौर पे 12 GB की रैम है, मुझे क्या परवाह। लेकिन जब आप उमर शरीफ साहब के पास जाएंगे ना 6th सेमेस्टर में, और आप वहां पे MBHD पढ़ेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी होगी 128 बाइट्स, सिर्फ 128 बाइट्स। तो उसमें अगर आपने इंटीजर को यूज करना शुरू कर दिया ना, तो आप इंटीजर में क्या कर रहे हैं? 2 बाइट्स यूज कर रहे हैं। कैरेक्टर का 1 बाइट है, फ्लोट के 4 हैं, 4 टाइम्स वो इस चीज को ज्यादा यूज करिए। अगर आपने 1 किया 4 है, तो वो 4 तो मेरे पास 8 बिट से रिप्रेजेंट, 1 बाइट से रिप्रेजेंट हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? 4 बाइट से होता है। 8 नंबर जो n = 8, 8 जिसे कहते हैं आता, 8 को अगर आप बाइनरी में लिखना चाहो तो ये मिनिमम कितने बिट से रिप्रेजेंट होता है? 3 0 0 नो 4 1 0 0 1 0 0 is what? बाइनरी ऑफ ए 8। तो आप ये मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास कंप्यूटर में जो मेमोरीज होती हैं वो इस तरह की लोकेशंस में होती हैं। मैं जो ये 128 की बात कर रहा हूं तो इसमें 8 के शेल्फ बने हुए हैं, 128 खाने हैं
और हर खाने में क्या है, 8 चीजें आ सकती हैं। जब आप 64 बिट सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें अगर आपकी रैम है मिसाल के तौर पे 128, तो 128 खाने हैं और हर एक खाने में 64 चीजें आ सकती हैं। बात समझ में आ रही है? लिमिटेशन उधर यह है कि जब आपके पास 8 बाइट्स होगी तो 8 बाइट्स का मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है? 255, 0 to 255, तो वो आपको बस 0 to 255 तक रहने देगा। मैं कोई मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा, ये तो आपने पढ़ी हुई है जी, नहीं पढ़ी हुई? देखें मिसाल के तौर पे, ये मेरे साथ ये ड्रेस भी आता जाएगा, ये आपके पास है 4 लोकेशंस, ठीक है, 4 बिट्स हैं। ये 4 बिट्स आपके पास कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कौन कौन से नंबर्स को? मैक्सिमम और मिनिमम इसमें क्या होगा? 0 0 0 1 1 1। ये 1 1 1 क्या चीज है? दिस इज 15, दिस इज 0। तो आप ये 1 1 1 को 15 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डेसिमल बाइनरी नहीं सिस्टम पड़ा हुआ। तो मैं यही बातें कर रहा हूं कि ये फिर बढ़ के यहां तक चला जाता, तो 1 1 1 1 1 1 1 1, दैट इज नाउ 8। और 2 को 8 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 256। सो 0 to 255 इज 256। तो अगर आपके पास 16 बिट का नंबर हो, मींस 2 बाइट का, मींस इंटीजर, तो एक इंटीजर में आप कहां से कहां तक नंबर लिख सकते हो? 0 to 65,000 समथिंग, 65,000 समथिंग। ये आपने पढ़ा हुआ था किताबों में, कहीं तो देखा होगा ना कि आपके पास अनसाइंड इंट, यू इंट, इंट, इन दोनों में फर्क होता है। नेक्स्ट टाइम आप आए तो आपको पता होना चाहिए कि यू इंट और इंट में क्या फर्क होता है। एक होता है साइंड इंट, एक होता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट और इंट में क्या फर्क होता है? जो आपके पास साइंड इंट होता है ना, उसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है, और जो आपके पास अनसाइंड इंट होता है उसमें पॉजिटिव भी होते हैं। तो जब आप यहां पे देखते हो 0 to 15 है, तो ये आपके पास क्या है? ये यू इंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको साइंड इंट बनाना चाहते हैं तो ये क्या होगा? -7 to 0 and then to 7, ठीक है। तो इसमें सारा आ गया। तो अब आप डीएलडी में इनको कन्वर्ट करने का एक तरीका पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट। उसमें आपको साइंड लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने की चीजें आ जाए। ये कंप्यूटर के अंदर इस तरह की गेम खेली जाती है, इस तरह काम, ठीक है। तो आप इनको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अब आप आगे जाके डीएलडी में पढ़ेंगे। बेसिकली ये सारी चीजें तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की थी, लेकिन अब आप आगे जाके डीएलडी में भी पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ लूप्स। तो बेसिकली आपके पास अगर आप देखें तो इसमें 2 तरह के लूप्स हैं। कौन कौन से? व्हाइल और फॉर लूप है। अब दोनों में फर्क क्या है? रेंज पे कमा। व्हाट इज ए रेंज? रेंज का चीज है, जीरो से 3 तक जाएगा, आपको 0 से 3 तक नंबर देगा, ठीक है। तो अगर आपने यहां पे लिख लिया मिसाल के तौर पे रेंज ऑफ 3, यही है ना, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए?
012 आने चाहिए। मैं कहता हूं ये तो नहीं देगा। कभी ट्राई किया है? क्यों नहीं देगा? क्या बात कर रहे हो? अगर मैं इसे दूं, ये नहीं दे रहा। ये क्यों नहीं दे रहा? एग्जैक्टली रेंज उस वक्त काम करता है जब हम इसको इन्वोक करते हैं, वरना तो आप इसको यहां पे दे दें। अब मैं ऐसे रन करूंगा, लेकिन अगर 50,000 जीरोज हों इसके साथ और मैं रेंज के इस तरह रन करूं तो ये मुझे माइक्रो सेकेंड्स में रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैंने इसको फॉर लूप के साथ इन्वोक कर दिया तो बस ये फिर चलता रहेगा, ये सारे रिसोर्सेज को भी खत्म कर देगा और बस ये चल रहा है। तो रेंज एक ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन लैंग्वेज। रेंज एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप जो वैल्यूज देते हो ये उनको स्टोर कर लेता है, लेकिन जब आप फॉर लूप के थ्रू इसे इन्वोक करते हो तो तब ये काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे रेंज ऑफ 3 लिखते हो और एक को असाइन करते हो ये रेंज ऑफ 3, और आप नीचे एक लूप बनाते हो जो फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, और आप यहां पे प्रिंट करना शुरू कर देते हो इस आई को, तो क्या करेगा ये 012। व्हाट इज इन? इन क्या चीज है? ये इन क्या है? ये से इन कहते हैं, आई एन इन को कहते हैं। ये इन क्या है जी? इन 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 आई एन करेक्टर है। मिसाल के तौर पे लेट से मैं भी से ही लिख देता हूं 3 इन एक लिस्ट है, चले, और मैं इसे रन करता हूं। अब आउटपुट क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। ट्रू। इन किसे कहते हैं? हाँ एग्जैक्टली। तो मैं अंदर आता हूं और कहता हूं कि क्या यहां पे बहजाद है? अगर है तो ट्रू, नहीं है फॉल्स। ये वही चीज। अब अगर यहां पे मैं लिख दूं 0, फॉल्स, 0 नहीं है, ये उसमें नहीं है अवेलेबल। ठीक है। दूसरी चीज होती है यहां पे इज फॉर आस्किंग समथिंग। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? अगर मैं इसे 1 कर दूं, इन इज इसका ये फर्क है। तो ये यहां पे छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इसके अंदर यूज हो रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या है। अब रेंज आई इन रेंज दिस, इसका क्या मतलब है कि आई है इस रेंज में जो इसके नंबर हैं, तो एक एक के साथ इसे कंपेयर करो और इसे ला के प्रिंट करते रहो। मेरे पास जो कुछ उसके साथ करते हो जो वो नीचे लिखा होगा। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, रेंज इज ए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है कि टोयोटा इज ए ऑब्जेक्ट। टोयोटा ऑब्जेक्ट है ना, कंपनी है। कोरोला क्या है? टोयोटा गाड़ी है? टोयोटा तो गाड़ी नहीं है, टोयोटा की गाड़ी है कोरोला। समझ आ गई? तो जब तक वो कंपनी कोई चीज आपको बना के नहीं देगी वो वहीं पे रहेगी। उसके जो इंस्टेंस होता है वो कोरोला होता है। वो फैक्ट्री, वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास वहीं पे रहता है। तो यहां पे फॉर आई इन रेंज ऑफ 10,
और इसके बाद मैं यहां पे लगा देता हूं। अगर आप रेंज को नहीं भी लगाना चाहते तो यहां पे अगर आप इस तरह कर दें, फॉर आई इन 1 2 3, जरूरी नहीं कि रेंज हो, ठीक है। और इसके अलावा लिस्ट कंप्रीहेंशन पड़ी हुई है। लिस्ट कंप्रीहेंशन में अगर मैं x फॉर x इन रेंज ऑफ 10 if x जीरो, लिस्ट कंप्रीहेंशन नहीं पड़ेगा। आप तो कहते पढ़े नहीं, हाँ उसमें तो है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि फाद साहब ने पढ़ाई हुई है ये चीज, मैंने इससे आप लोगों को भेजी थी ये चीजें कि आप लोग ये चीजें देखें, ठीक है। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन बहुत काम की चीज है, ये आपको एक स्टेटमेंट में सारे कैलकुलेशंस करके देती है। सो अगर नहीं पढ़ी हुई तो ये आप जरा जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, ये आपको किसी भी रेंज में, लिस्ट में या कहीं भी आपको कोई भी चीज हो उसको फाइंड करके देती है। तो 10, अगर आप डिफरेंट नाम हैं, मिसाल के तौर पे क्लास में कुछ नाम है, तो A, B, C, और आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो ये I क्या करेगा, ये I उठाएगा, पहले A को प्रिंट करेगा, दूसरी टर्न में आएगा, फिर B, फिर C, तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाते ऑब्जेक्ट ये काम करता रहेगा। वहां पे फॉर में क्या था, C में, उसमें आपके पास इनिशियलाइजेशन होती थी, उसमें आपके पास क्या होती थी, कंडीशन होती थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता था। इसमें कंडीशन नाम की कोई चीज नहीं। कंडीशन अगर लगानी है तो आप फिर लिस्ट कंप्रीहेंशन को यूज करके लगा सकते। समझ आई मेरी बात की? लिस्ट कंप्रीहेंशन को यहां यूज करके आप फिर इन चीजों को लगा सकते हैं। तो जब आप यहां पे प्रिंट ABC, अब प्रिंट में ये कमाल है कि डायरेक्टली इसे नेक्स्ट लाइन में ले आता है, ठीक है। तो प्रिंट के साथ आई थिंक यहां पे, ठीक है, ये इसके साथ क्या करता है, अगर आप इसको इस तरह लगाना शुरू कर दें तो इसके साथ जो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये इसके साथ ही आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको डिलिमिटर है, यस, सेपरेटर, अगर आप सेपरेटर को यहां पे लगाना शुरू कर दें और सेपरेटर के थ्रू आप यहां पे लेट से कॉमा लगाएं, तो अब देखिएगा ये क्यों काम नहीं कर रहा। I comma separator is here, आई डोंट नो कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, बट यहाँ पे ये जो सेपरेटर आता है इसका मकसद ये होता है कि ये इसके साथ सेपरेट होता रहे। अगर कॉमा आना शुरू हो जाए, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या इशू है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको फिर बता दूंगा, हो सकता है मुझसे कोई इशू हो रहा है, गलती हो रही है इसमें। तो सेपरेटर ये होता है कि प्रिंट में अभी तक तो ये दूसरी लाइन में आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको कॉमर्स के थ्रू ABC लिखना चाहते हैं तो सेपरेटर इसको इस तरह प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये हो गया फॉर लूप। इसके अलावा एक और लूप जिसे वाइल लूप कहा जाता है। तो वाइल लूप में ये होता है कि उसमें कंडीशन आना शुरू हो जाती है। वाइल until and unless the condition which is inside the brackets is true, the loop will run. जब तक while में अगर आपके पास लेट्स से आपके पास एक नंबर है a इक्वल टू 0 और आप इस एक लूप है या कोई भी नाम है उसे 5 दफा प्रिंट करना चाहते हो पाकिस्तान, तो आप क्या करेंगे, while a
इज इक्वल टू 5 या while a इज लेस देन 5, प्रिंट करो यहां पे क्या, पाकिस्तान। और नीचे आके फिर आपने एक और काम करना होगा, a प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपको 1 2 3 4 5 टाइम्स ये आपको प्रिंट करके दे। इसे आप अपने यूजेस के मुताबिक इसी तरह यूज कर सकते हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में यहाँ पे एक्चुअली हम जो आपको बताते हैं इसका मकसद है कि आपको टूल्स बता देना। टूल्स का क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आप किसी भी थरकान के पास जाएं तो उसके पास हथौड़ी भी होती है, उसके पास और सारी इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यूज़ कैसे करना है ये सिर्फ उसे पता होता है। उसे पता है हथौड़ी का क्या काम है, यहाँ पे यूज़ होती है, लेकिन वो हथौड़ी से और भी काम कर सकता है, ठीक है। हथौड़ी सिर्फ वो इसके लिए यूज़ नहीं कर सकता। हथौड़ी से मिसाल के तौर पे उसका पिछला दस्ता है तो उसको वो कहीं पे यूज़ करके वो मुख्तलिफ लकड़ी के टुकड़ों को उखाड़ता भी है। तो आप इन चीज़ों को, इन सारे टूल्स को यूज़ कैसे करना है अपने प्रोग्राम में, ये आपका काम है, ठीक है। तो इन सारे टास्क के बाद में, इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको आज का एक टास्क भी दूंगा जो कि हमने नेक्स्ट टाइम फिर करके ला, ठीक है। तो फिर हम उनको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें। तो ये वाइल हो गया। अब है फंक्शंस। व्हाट इज ए फंक्शन? फंक्शन क्यों यूज होते हैं? आपके डिपार्टमेंट है, चेयरमैन साहब हैं, सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर है, मुमताज़ है, ठीक है, और इसी तरह ये और अटेंडेंट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई लेटर टाइप करने का काम आया, वो कौन करेगा? वो मुमताज़ करेगा। अगर टाइम टेबल वगैरह बनाने का काम आए वो कौन करेगा? सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर करेगा। इसी तरह कोई डिसीजन मेकिंग का काम आए वो क्या करे, कौन करेगा? चेयरमैन साहब करेंगे, ठीक है। अगर हर बंदा अपनी तरफ से ये करना शुरू कर दे तो ये सीक्वेंशियली हो जाएगा और हर काम को बार बार करना पड़ेगा। तो जरूरी है उसके लिए खास बंदा हो जो वो काम करे, और उस बंदे को कहा जाता है फंक्शन। उसे आपने क्या देनी होती है? इंस्ट्रक्शंस, मीन्स आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स। You have to provide him the parameters that what he has to do। और किसके साथ करना है? स्टेशनरी देनी है ना, प्रिंटर देना है, कंप्यूटर देना है, उसको यूटिलाइज करके वो करेगा। अब यहां पे सी प्लस प्लस में जो फंक्शन थे उसके 3 पार्ट है। कौन कौन से? किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के 3 पार्ट है, फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, ठीक है। इसमें 2 ही चीजें हैं। इसमें आप डिक्लेयर नहीं करते, आप फंक्शन डेफिनेशन लिखते हो और जहां भी चाहते हो उसे कॉल करना शुरू कर देते हो। ये मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूं। अगर बिल्ट इन फंक्शन की बात करें तो बिल्ट इन फंक्शन में ये जो प्रिंट लिखा था मैंने, ये एक बिल्ट इन फंक्शन था जिसका काम क्या था? किसी भी चीज को प्रिंट करके देना, आपको किसी भी स्टेटमेंट को लिख के देना, ठीक है। इसका ये काम था। तो अगर आप यहां पे किसी भी फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो पहली चीज आप लिखेंगे डेफ, ठीक है। तो डेफ के थ्रू आप क्या करेंगे? लेट से आपने 2 नंबर्स को सम करना है और सम के थ्रू आपको यहां पे वही 2 नंबर भी चाहिए, तो ए बी आपको नंबर मिल जाते हैं और नीचे आके आप उनका सम प्रिंट कर देते हैं ए प्लस बी के साथ, ठीक है। तो अब आप मिसाल के तौर पे इसे आपने रन कर लिया और आप आगे इससे नीचे, सॉरी, तो अब आप जब लिखते हैं एस एम और एस एम में आप इसे प्रोवाइड करते हैं 2 4, तो ये आपको 6 प्रिंट करके देगा। इसी तरह आप इसको, इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जिस तरह आपकी मर्जी चाहे, ठीक है। सिमिलरली यहां पे ये एक और काम भी कर सकता है कि ये आपको a प्लस बी रिटर्न भी करके दे सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको रिटर्न। अब इन दोनों में फर्क क्या है, उसमें वो सिर्फ प्रिंट कर रहा था, लेकिन रिटर्न में क्या होगा, ये आपको जो वैल्यू देगा ये आप किसी दूसरी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज होंगी कि आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में बहुत आसानी से उसे असाइन करके आगे काम कर सके। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। समझ आई? अब ये फंक्शन का काम है, फंक्शंस को आसान कर देती हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है, लेट्स से आपने सम का प्रोग्राम ही बनाना है और उसे मैं लिखता हूं एस। एस इज को मैं असाइन करता हूं एक नाम लैम्डा, और लैम्डा के साथ मैं इसके आगे लिखता हूं आर्गुमेंट ए कामा बी सच दैट ए प्लस बी। इसे मैंने रन किया। अब मैं सिंपली एस में जाके अगर 1,2 लिखता हूं तो मुझे 3 देना शुरू कर दे। अब इसमें हुआ क्या, ये जो लैम्डा है इसमें ये लैम्डा कीवर्ड आपने जरूर लिखना है, और इसके साथ ही आपने यहां पे वो आर्गुमेंट देने हैं जो कि इसको मिलेंगे, और साथ ही आपने लगाना है कॉलन, और कॉलन के बाद उन आर्गुमेंट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन करना है ये आपने यहां पे लिखा। ठीक है, तो इसके साथ ही इसके बहुत सारे यूजेस भी हो सकते हैं। क्या क्या यूजेस हो सकते हैं ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी हमने बेसिक चीजें पढ़ी। लैम्डा एक्सप्रेशन की समझ आई? प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी और समझ आएगी। ठीक है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन में होता क्या है, ये किसी भी फंक्शन को, लेंथी फंक्शंस को क्या कर देता है, उनको स्मॉल करके 1-2 लाइंस में बस लिख देता है, सारा काम खत्म। और जिसको असाइन किया होता है उसके साथ ही ब्रैकेट्स में उसके आर्गुमेंट्स आप प्लेस कर दें, वो आपको उसका आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आपने आज जाके करना क्या है, आपने देखने हैं 2 पैकेजेस। एक का नाम है किंटर, TKINTER, किंटर, TKINTER, किंटर। और इसके थ्रू आपने मुझे एक प्रोग्राम बना के देना है जिसमें ये यूजर को कहेगा मुझे 2 नंबर्स दो। ये आपके पास क्या करता है किंटर, आपने एक गुई बनानी है, गुई जानते हैं, एक विंडो ओपन होगी, उसमें वो आपसे नंबर मांगेगा, 2-3 नंबर मांगेगा, आपको उसका सम भी कैलकुलेट करके देगा, आपको उनकी प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करके देगा, और उन तीनों नंबर्स के 10 तक टेबल्स भी लिख के देगा उसी विंडो में। जो विंडो है ना, उसी विंडो में वो आपको उसकी टेबल्स भी लिख के देगा। ये आप सब ने करना है, ट्राई करना है किंटर को यूज करके, TKINTER। ठीक है, तो इसके भी मार्क्स होंगे, और आपने इन सारी चीज़ों को ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम आपके 2 क्विजेज होंगे। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को एक क्लास में मैं दे रहा हूँ, मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले कहा हुआ था, अगर याद हो ग्रुप में, कि आप ये चीज़ें देखना शुरू कर दें, क्योंकि इस कोर्स में काम ज़्यादा है, और उस काम को हम इसी तरह करेंगे कि आप लोगों का काम ज़्यादा होगा।